Hello students, welcome once again in our YouTube channel Prime Science। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 33 जो कि क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। आइए समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने मेटल की दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। फर्स्ट, व्हेन metals react with oxygen then it will form metallic oxide, and another, when metals react with water then it will form metal hydroxide or metal oxides with hydrogen gas. Now we are going to study about third chemical properties, metal reacts with acid to give salt and hydrogen। जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। जैसे हम एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, जब सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ऐसे ही जब सोडियम HCl अम्ल के साथ HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यह सभी मेटल्स और एसिड्स के केस में नहीं होता। जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है या कॉपर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो इस रिएक्शन में कोई गैस या कोई सॉल्ट नहीं बनता। आइए एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चों, जो कॉपर है, कॉपर हाइड्रोजन से लेस केमिकल रिएक्टिव है। अभी हम आगे केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तब आप अच्छे से समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और क्यों कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने जो अभी ऊपर पढ़ी हैं ये 4 रिएक्शंस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही हैं। जैसे सोडियम ने यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद सल्फेट के साथ एक नया सॉल्ट फॉर्म किया, लेकिन यहाँ कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से केमिकली कम ताकतवर है। इसलिए याद रखना, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अभी अच्छे से जब हम रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो H2 गैस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जब मेटल और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में H2 बनती है, H2 गैस जैसे ही बनती है
तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत उसको एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और उस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब जब हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गई तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी ही नहीं। लेकिन कुछ 2 ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ भी रिएक्शन करने पर H2 गैस बनाते हैं। ये क्वेश्चन CBSE में भी बहुत पूछा जाता है। विच आर 2 मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? तो दोज 2 मेटल्स आर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जब मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसकी उस समय ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है। जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, और जब मैग्नीज Mn HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ऐसे 2 ही मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ भी H2 गैस इवॉल्व कर सकते हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ओके स्टूडेंट्स, अब समझिए 4th केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद another metal salt or another metal solution, then what will be the form in this reaction? जब कोई मेटल किसी अन्य मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कोई एक मेटल है A, वह मेटल B के सॉल्यूशन, ये मेटल B का सॉल्यूशन है। जब मेटल A मेटल B के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल A इस B मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और खुद C के साथ मिलकर अपना मेटेलिक सॉल्यूशन बना लेता है और B को बाहर निकाल देता है, अलग कर देता है। इसमें भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देखते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देखिए फेरस, सपोज फेरस एक मेटल है A, वह मेटल B कॉपर, सल्फेट इसका C पार्ट है। जब ये Fe कॉपर पे अटैक करता है तो कॉपर को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और खुद SO4 जिसको हमने C से डिनोट किया था उसके साथ मिलकर FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्ट बना लेता है। ये एग्जाम्पल्स आप बहुत बार चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब कॉपर AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ भी वही होगा, कॉपर Ag सिल्वर को बाहर निकाल देगा और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाएगा, साथ में Ag तो साइड में बाहर निकल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। यहाँ आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो ब्लू टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो ब्लू सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब इसमें कोई आयरन की कील लटकाई गई तो इनमें रिएक्शन शुरू हो जाती है। जो आयरन है, आयरन निकल के सल्फेट के साथ आ जाता है और इस सॉल्यूशन में जो कॉपर घुला हुआ है वह कॉपर इस कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में जो कलर है कॉपर सल्फेट का वह भी चेंज हो गया, क्योंकि यह अब आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4 बन गया है, और इसमें जो कॉपर था वह कॉपर रेड कलर में जो आप एक कील देख रहे हैं इस कील पर जम गया है। मतलब यहाँ ये फर्स्ट वाली रिएक्शन हुई है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, यह फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर कील पर डिपॉजिट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी मेटल अन्य मेटेलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन में क्या होता है।
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। हम अभी पीछे इस वीडियो में काफ़ी बार सुन चुके हैं कि कम सक्रिय है, कम रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। आइए इसको एक बार देखते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मेटल लेस रिएक्टिव है या कोई मेटल मोर रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। ये जो आप एक मेटल्स की लिस्ट देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल नहीं है, बाकी ये सारे मेटल हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट मेटल्स के उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बिहाफ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ऊपर जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे ऊपर ऐसी मेटल्स हैं इस सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। बीच में जो हैं वो मॉडरेटरी रिएक्टिव हैं, मींस मध्यम रिएक्टिव हैं। और जो सबसे नीचे हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर है, ये क्या हैं? लीस्ट रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं। तो अब आप समझ गए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में रखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अब हम देखते हैं, जब हम पीछे बात कर रहे थे कि भाई ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाला मेटल है जैसे पोटेशियम है, वह अपने से नीचे के सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन यदि हम बात करें नीचे वाला कोई मेटल जैसे जिंक है, वह कभी भी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वह इन सभी मेटल से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। और लेकिन यह अपने से नीचे वाले Fe, आयरन, लेड, इनको डिस्प्लेस आसानी से कर सकता है। तो यदि स्टूडेंट्स हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लें थोड़ा सा, एक छोटी सी सीरीज है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम है, उसके नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन आ जाता है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड हैं। इस छोटी सी सीरीज को हम याद कर लें तो आसानी से हम इन रिएक्शंस को भी कर पाएंगे और बता पाएंगे कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि जी कॉपर जो है वो HCl को, यदि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी या कॉपर, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और लेड तक, पोटेशियम से लेड तक जितने भी मेटल्स हैं ये एसिड्स के साथ आराम से रिएक्शन करते हैं, जबकि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये कभी ऑक्साइड नहीं बनाते क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ भी इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। यही कारण है जिसके कारण गोल्ड पे कोरोजन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आप अब रिएक्टिविटी सीरीज को समझ चुके होंगे। आज के वीडियो में जो हमारा समझने वाला पार्ट था वो यहीं तक था। अब इस टॉपिक से आज के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड हमारे पास इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे ध्यान देना, रिएक्टिव मेटल कहा है। यदि नाम बता देता कॉपर, तो कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन होती नहीं, लेकिन रिएक्टिव मेटल कहा है तो कोई ऊपर से कोई रिएक्टिव मेटल होगा। तो आपको पता ही है जब मेटल कोई भी है वह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो इसमें क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो ये इसका आंसर है।
जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, Ag को बाहर कर देगा और खुद नाइट्रेट के साथ कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्वेश्चन थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। मतलब एक आयरन का कोई कंटेनर है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा गया। कुछ दिन के बाद आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स। आयरन का जो कंटेनर है, डब्बा है, उसमें होल हो गए। तो क्या रिएक्शन हुई होगी? तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे कि जब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ उसके कांटेक्ट में आया, यहाँ पर रिएक्शन हुई तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ABCD। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर एक बार हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। मेटल A है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता है, जबकि कॉपर को डिस्प्लेस करता है। और B जो है वह आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो आयरन कॉपर से ऊपर है, मतलब जो B मेटल है वह A से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वह आयरन को भी डिस्प्लेस कर देता है। C आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, D भी आयरन को स्पेस नहीं कर पा रहा है, जिंक को तो इनमें से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें क्या है, सबसे नीचे Ag, उससे ऊपर कॉपर, उससे ऊपर Fe आयरन और सबसे ऊपर जिंक हैं, जो 4 मेटल इधर दिए हैं। अब जिंक को कोई नहीं कर पा रहा है, फेरस को B कर रहा है, तो यहाँ पे B ही सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। सेकंड है, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। वही जो ऊपर अभी ये पढ़ा है, ऐसी ही रिएक्शन होनी है। ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जब उसमें से कॉपर निकल जाएगा, भाई जब उसमें कॉपर सल्फेट में कोई दूसरा मेटल मिलेगा तो कॉपर तो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब उसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर एंड रेडिश कॉपर डिपॉजिट ऑन मेटल B। जो भी जैसे वहाँ पे हमने आयरन कील देखी थी, उस नेल के ऊपर रेड कलर डिपॉजिट हो गया था, ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी मेटल का पीस होगा, जो टुकड़ा होगा, उसके ऊपर रेडनेस आ जाएगी, वो कॉपर होगा। थर्ड है, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे तो हम पहले देख ही चुके हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग B है जो आयरन को भी डिस्प्लेस कर देता है। यदि कोई यहाँ जिंक को डिस्प्लेस कर सकता तो हम फिर उसको सबसे ऊपर रखते। सपोज D यहाँ पर जिंक को कर देता तो फिर हम D को सबसे ऊपर रखते, लेकिन जिंक को तो कोई भी नहीं कर रहा, तो जिंक से कम है आयरन, तो आयरन को कौन सा करता है, B। तो B इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जो A है, A ने आयरन से कम वाले कॉपर को कर दिया है, तो इससे कम A होगा। उसके बाद C ने सिल्वर को कर दिया है, तो C होगा। और D तो किसी को भी नहीं कर पा रहा है इनमें से डिस्प्लेस, तो इसका सही ऑर्डर होगा B, A, C और D। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसमें समझने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।